चलो बेटा, तो नेक्स्ट हमारा थियरम और जो जिसके अंदर नेक्स्ट कंडीशन आ रही है प्लेन के इक्वेशन के लिए। हम लोग देख रहे हैं प्लेन के इक्वेशन इन अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग तरीके से चीज़ें दी गई है तो प्लेन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। बेसिकली ये जो थियरम है या फिर ये जो सिचुएशन है ये रिसेंबल करती है पिछले ही सिचुएशन से, बस दिखने में अलग दिखती है लेकिन है नहीं अलग। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान है पैरेलल वेक्टर्स के बारे में और परपेंडिकुलर के बारे में, है ना, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जिसको भी पता है वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि पिछले और इस थ्योरम के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली कोई फर्क नहीं है। देखिए, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब आपको ऐसे प्लेन का इक्वेशन लिखना है जो प्लेन एक पॉइंट में से पास हो रहा है, मतलब पिछले सिचुएशन में भी एक पॉइंट दिया हुआ था प्लेन का, इस सिचुएशन में भी दिया हुआ है। एंड पैरेलल टू नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स बी बार एंड सी बार इज दिस। देखिए, आपको ऐसे प्लेन का इक्वेशन लिखना है कि जिस प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है और जिस प्लेन में उस प्लेन को जो दो वेक्टर पैरेलल है वो दे रखे आपको। ठीक है, पहले वाले केस में क्या था, वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन दे रखा था, मतलब प्लेन, जिस प्लेन का इक्वेशन निकालना है उस प्लेन को एक वेक्टर परपेंडिकुलर दिया था। अब आपके पास दो वेक्टर्स है जो पैरेलल टू प्लेन है, तो मजा देखिए क्या होने वाला है। स्पेस के अंदर प्लेन है, ठीक है, और उस प्लेन को दो वेक्टर्स पैरेलल है। पहले सिचुएशन में प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ रहता था, अब दो पैरेलल दिए। अब मुझे बताइए, जो दो पैरेलल वेक्टर्स प्लेन को दिए हैं उन दो पैरेलल वेक्टर्स का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, ये दो वेक्टर्स पैरेलल है प्लेन को, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है परपेंडिकुलर टू वो दोनों वेक्टर्स। तो अगर वो दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो वेक्टर इस प्लेन को भी परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहीं पर थ्योरम खत्म होता है। क्या हो रहा है, देखिए आप, मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन में एक पॉइंट दे रखा है मुझे ए नाम का, जिसका पोजीशन वेक्टर ए बार है। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्स वाई और जेड एक्सिस है आपके पास। तो ये है आपका ओ ए बार, सॉरी ये है आपका ए बार। अब दो वेक्टर है बेटा आपके पास विच आर पैरेलल टू दिस प्लेन, तो कैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, पैरेलल टू प्लेन का मतलब क्या, प्लेन के अंदर निकालिए, जैसे मर्जी निकालिए। ठीक है, तो मान लीजिए आपने ऐसे निकाल लिए वेक्टर्स। ओके, सो दीज आर द वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन। अब जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो आपको क्या मिलता है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, इन दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिलता है। तो बेसिकली ये प्लेन, देखो अब ये यही बात होती है कि जब आप स्पेस में चीजें हो रही है उसको प्लेन में दिखाते हो तो समझने में दिक्कत होती है। देखिए, प्लेन है आपके पास, मेरा हाथ प्लेन समझिए, और वेक्टर्स पैरेलल ऐसे है, मैंने इसके अंदर रखे हैं क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। बेसिकली ये ऐसा है प्लेन को पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। तो एक ऐसा पैरेलल है, दूसरा आप कैसा भी लीजिए, ऐसा लीजिए वैसा लीजिए, जैसे भी लेंगे वो पैरेलल ही रहेगा उसको। ठीक है ना, तो बस ऐसा नहीं लेना है, परपेंडिकुलर नहीं लेना है, पैरेलल ले लो। तो स्पेस के अंदर ये प्लेन है तो उसको पैरेलल वेक्टर आपने ले रखा है ऐसे। ठीक है, अब इन दो वेक्टर्स का जो ये इसको पैरेलल वेक्टर्स है, तो इनको अगर आप देखेंगे प्लेन को पैरेलल वेक्टर्स का जो आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो होता है इस प्रकार, उन दोनों को परपेंडिकुलर। ठीक है ना, उन दो वेक्टर्स को। ठीक है, तो वो अगर उन दोनों को परपेंडिकुलर होता है तो इसको भी परपेंडिकुलर रहेगा वो। समझ रहे हो बात को। तो हाँ, आपके वेक्टर्स अगर ऐसे है तो वेक्टर परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा तो इसको भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो यहां पर कहने वाली बात क्या है कि बी बार एंड सी बार आर वेक्टर्स पैरेलल टू द प्लेन। सो जो भी दे रखा है, पॉइंट ए दिया है जो कि प्लेन के ऊपर है, बी बार एंड सी बार आर पैरेलल टू प्लेन। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, नाउ बी बार क्रॉस सी बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार। बी बार एंड सी बार को परपेंडिकुलर रहेगा कौन, बी बार क्रॉस सी बार, एंड देयरफॉर we can say that b bar cross c bar is dicular to plane, perpendicular to plane। और अगर ये प्लेन को परपेंडिकुलर है तो चलिए अब हमें प्लेन का इक्वेशन लिखना है, तो कोई भी एक पॉइंट ले लेते P। तो अगर ये b बार क्रॉस c बार प्लेन को परपेंडिकुलर है तो ये AP बार को भी परपेंडिकुलर रहेगा, और P का पोजीशन वेक्टर R बार है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट AP बार इज परपेंडिकुलर
to b bar cross c bar and therefore ap bar dot b bar cross c bar is 0. Now ap bar is nothing but what? R bar minus a bar dot b bar cross c bar is equal to 0, and that is r bar dot b bar cross c bar is equal to a bar dot b bar cross c bar. तो ये मिल गया आपका इक्वेशन जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए, उन्होंने बस उतना ही लिखने के लिए कहा था तो हम लोगों ने और ज्यादा कर दिया। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर ये हो चुका है हमारा, अभी इसको हमने प्रूव कर दिया, दैट इज आर बार माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या, एक रिमार्क जो बहुत महत्वपूर्ण है इस टाइप के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए आपके सामने है क्या बेटा, ये तो नतीजा लिख दिया हमने। अब आप अगर इस थ्योरम को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या कहा गया है कि बी बार एंड सी बार आर पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, प्लेन को पैरेलल है, और एपी बार जो है वो भी उसी प्लेन को पैरेलल है क्योंकि एपी बार प्लेन के अंदर है। सही है, तो एपी बार जिसको प्लेन को पैरेलल है उसी प्लेन को और दो वेक्टर्स पैरेलल है। इसका मतलब क्या होता है, ये तीनों भी एक ही प्लेन में होने चाहिए, क्योंकि समझ रहे हो ना बात को, दो वेक्टर्स एक ही वेक्टर को पैरेलल और उसी वेक्टर के अंदर एक वेक्टर है, एक लाइन है एपी, मतलब ये तीनों क्या हो गए, एक वेक्टर में हम लोग ले सकते हैं, एक प्लेन के अंदर हो सकते हैं, मतलब ये तीनों भी कोप्लेनर हो गए। तो अगर एपी बार जो मैंने लिखा था एपी बार, अगर एपी बार मतलब क्या, आर बार माइनस ए बार, अगर एपी बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर होते ही है कोप्लेनर, देन हमें कोप्लेनर वेक्टर के बारे में पता है। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उनमें से एक वेक्टर को हम दूसरे दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन राइट एपी बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार फॉर एनी नॉन जीरो स्केलर्स लैम्बडा एंड म्यू। ठीक है, तो लैम्बडा एंड म्यू आर स्केलर्स, तो क्योंकि ये तीनों कोप्लेनर है तो वी कैन राइट दिस वेक्टर को याद कीजिए, सबसे शुरुआत में मैंने थ्योरम्स बताए थे, है ना। तो ये एपी बार इज टू लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। अब क्या, हाँ, तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिमार्क देख रहे हैं कि इस सिचुएशन से हमें पता चल गया है कि भैया ये तीनों भी कोप्लेनर है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, देखिए इससे फायदा ये हो रहा है कि ए पी बार है हमारा आर बार माइनस ए बार, वेयर ए बार क्या है, हमें दिया हुआ पॉइंट है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ये लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। तो ये अगर आप ए बार को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार प्लस म्यू सी बार। तो ये जो इक्वेशन मिला है ना आपको, इस इक्वेशन कहा जाता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसको कहा जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन प्लेन का। और सिचुएशन क्या है आपको पता है कि दो वेक्टर्स पैरेलल दे रखे और प्लेन के ऊपर का एक पॉइंट दिया है। बात को समझिए, सबसे शुरुआत में जो वेक्टर इक्वेशन देखा था दैट इज वेक्टर इक्वेशन इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, फिर देखा कार्टेशियन इक्वेशन, अब जो देखा है दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन। चलिए ये भी तो वेक्टर इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो इस रिमार्क को ध्यान में रखना। क्यों ध्यान में रखना है इसको, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब कार्टेशियन इक्वेशन मतलब सेकंड थ्योरम, लेकिन प्लेन का इक्वेशन कैसे दिया है, अब इसको देख के हड़बड़ाना नहीं है, ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म जो अभी रिमार्क में देखा है। तो अगर ये आपको पता है कि वेक्टर इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म है तो आप झट से पहचान जाएंगे कि ये बी बार है, ये सी बार है, मतलब ये पैरेलल वेक्टर से टू द प्लेन, और ये आपका ए बार है। तो जैसे आपके पास ये तीनों चीजें आ जाएगी तभी जाके आप इसका कार्टेशियन इक्वेशन लिख पाएंगे जो कि सेकंड थ्योरम के अंदर दिया था। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, आप लोग इसको लिख लेना पॉज करके। ठीक है, चलिए अब जो थ्योरम देखा है उसके ऊपर डिपेंडेंट सीधा सीधा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल आ रहा है दिस नंबर, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट में से पास हो रहा है आपका प्लेन, दैट इज -1 2 -5 एंड पैरेलल टू वेक्टर्स, इन दो वेक्टर्स को पैरेलल है। ठीक है, तो ये है हमारा पॉइंट ए, मतलब हम लोग इसको ए बार बोलेंगे, दैट इज हमारा ए बार है -i कैप प्लस 2j कैप -5k कैप। ठीक है, एंड पैरेलल वेक्टर्स मतलब बी बार है मेरे पास
4i माइनस जे कैप प्लस 3k एंड सी बार है मेरे पास i प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो बेटा जी vector equation of the plane passing through the point and parallel to two vectors is in this form, that is r bar minus a bar which is equal dot b bar cross c bar is equals to 0। ठीक है, शुरुआत में हमने क्या लिखा था, r bar डॉट, सबसे पहला इक्वेशन क्या था, r bar डॉट n bar is equals to a bar डॉट n bar। तो सही है, ये और वो सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ वहाँ पर वेक्टर परपेंडिकुलर था, ये था। ठीक है, चलिए तो करना क्या है अभी, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आर बार डॉट दिस ए बार डॉट दिस, ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिखिए। सो आर बार माइनस ए बार क्या है, ए, इसको लिखिए आप एज इट इज प्लस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो ये आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देयर इज डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो बी बार क्रॉस सी बार इस प्रकार से निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, ये तो आपको पता ही है। फिर 4 आएगा माइनस 1 3 1 1 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करना, एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, देखिए सॉल्व एग्जांपल है बुक के अंदर दिया हुआ है ना, तो ठीक है, तो थियरम के अंदर क्या दिया था, हाँ ठीक है। देखो आप, इसीलिए मैंने जब प्रूफ किया था थियरम को, तब मैंने इस फॉर्मेट में कोई इक्वेशन लिखता नहीं, क्योंकि बहुत भद्दा दिखता है, ये घटिया दिखता है। हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, आर बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, क्योंकि बी बार क्रॉस सी बार आपको एक वेक्टर मिलने वाला है यहाँ पर, लेकिन जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको एक नंबर मिलता है जो खूबसूरत दिखता है, इक्वेशन दिखने में अच्छा दिखना चाहिए। तो आर बार रहेगा, बी बार क्रॉस सी बार जो भी आएगा यहाँ पर लिखो, आर बार डॉट वो वेक्टर रहेगा विच इज इक्वल टू यहाँ पर एक नंबर रहेगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ए बार डॉट बी बार, मतलब इसका सीधा सीधा क्या निकालेंगे आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, सीधा सीधा निकालो, ये नंबर आपको मिलेगा। लेकिन आपको बी बार क्रॉस सी बार चाहिए होगा यहाँ पर निकालने के लिए, तो वो भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस वाले का इक्वेशन मिल जाएगा, वेक्टर इक्वेशन। बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, क्या है बेटा इसके अंदर, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब प्लेन का इक्वेशन दिया है खुद सामने से, मतलब अब यहां पर क्या हो रहा है, अब तक क्या होता था, अलग चीजें दी हुई रहती थी, उसका यूज करके आपको प्लेन का इक्वेशन लिखना होता था। अब यहां पर खुद प्लेन का एक इक्वेशन अलग फॉर्म में दिया है, उस फॉर्म को समझना है, उससे गिवन इंफॉर्मेशन गैदर करना है और फिर कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। दैट इज प्लेन का इक्वेशन दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू टाइम्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहां से क्या चीज समझ में आती है बेटा, कि दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, लैम्बडा म्यू देख लिया, ये एक देख लिया, तो बात समझ में आ गई। अब यहां पर आपको क्या करना है, कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है प्लेन का। अब कार्टेशियन इक्वेशन पता होना चाहिए, क्या होता है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन, ये कार्टेशियन इक्वेशन होता है प्लेन का। अब इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत होनी है, आपको चाहिए ए बी सी, दैट इज जो प्लेन को परपेंडिकुलर है, जो नॉर्मल है, उसके डायरेक्शन रेशियो चाहिए, और दूसरी चीज क्या चाहिए, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए आर बार इज इक्वल टू ये, इस इक्वेशन में ये क्या है, दिस इज ए बार, सो ए बार इज आई कैप माइनस जे कैप। तो देयरफॉर ए पॉइंट्स के जो आपको यहां पर कोऑर्डिनेट्स लगने वाले हैं, ए बी सी, सॉरी x1 y1 z1 जो चाहिए वो ए बार के, ए बार पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 1 -1 0, तो x1 y1 z1 का तो काम बन गया। ठीक है, फर्स्ट टर्म से। अब लैम्बडा का और म्यू का जो कोएफिशिएंट वेक्टर्स है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दो वेक्टर जो पैरेलल है प्लेन को, तो एक को बी बार मान लीजिए, दूसरे को सी बार मान लीजिए। तो बी बार बन गया आई कैप जे कैप एंड के कैप प्लस के कैप, और सी बार मिल गया आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब बेटा क्या करेंगे, बी बार क्रॉस सी बार निकालेंगे, ताकि हमें क्या मिलेगा, इस प्लेन को, ये जिस भी प्लेन का इक्वेशन उसको परपेंडिकुलर जो भी है वो मिलेगा नॉर्मल। तो कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, वन 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 माइनस टून तीन,
तो इसको सॉल्व करेंगे आई कैप, सो 3 + 2 - जे कैप, 3 - 1 + के कैप, -2 - 1, सो क्या मिलेगा आपको 5 टाइम्स आई कैप, यहाँ पर आपको -2 टाइम्स जे कैप, -3 टाइम्स के कैप। तो ये बेटा आपका बी बार क्रॉस सी बार है। बेसिकली बी बार क्रॉस सी बार मतलब नॉर्मल टू द प्लेन है। तो वो जो नॉर्मल है, जो परपेंडिकुलर है, उसके डायरेक्शन रेशियो तो आपको मिल रहे हैं 5, -2, -3, मतलब ए बी सी के वैल्यूज मिल रहे हैं। ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू -2 एंड सी का वैल्यू है -3। तो देखो बेटा ए बी सी मिल गए, x1 y1 z1 मिल गए, इस इक्वेशन में डालिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर आपको वेक्टर के, इसलिए प्लेन के सभी टाइप के इक्वेशंस पता होने चाहिए। अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी 2 टाइप्स देखे, ठीक है ना, 2 कह सकते हो, 3 कह सकते हो। पहले वेक्टर इक्वेशन देखा हमने इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, फिर देखा कार्टेशियन इक्वेशन, और अब हमने देखा वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और उसी में एक क्या देखा, वेक्टर इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म देखा है इसी सिचुएशन में। तो आगे और आएंगे तब ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। फिर लाइन की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और फिर वेक्टर भी है, तो पीछे पीछे जाते रहना है, अच्छे से रिवीजन करते रहना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए, तो यहाँ पर ये टाइप खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टाइप ऑफ इक्वेशन, न्यू सिचुएशन। गुड बाय।